प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको इस वीडियो में एमए उत्तरार्ध संस्कृत विषय के साहित्य ग्रुप के प्रथम प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र के पाठ्यक्रम में स्थित काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में वर्णित रस स्वरूप तथा रस प्रक्रिया का अध्यापन कराऊंगा। मैंने अपने वीडियो नंबर 33 में आचार्य मम्मट के अनुसार रस स्वरूप और रस प्रक्रिया का अध्यापन कराया था। आचार्य मम्मट ने भरत मुनि के रस सूत्र को यहाँ उद्धृत किया था, उसी के अनुसार उन्होंने व्याख्या प्रस्तुत की। भरत मुनि के रस सूत्र की विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने तरीके से व्याख्या की है, क्योंकि भरत मुनि का रस सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, ये सूत्र था भरत मुनि का रस सूत्र कि आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव अनुभाव विभाव आलम्बन तथा उद्दीपन विभावों से और कटाक्ष भुजाचेप आदि अनुभावों से विभाव अनुभाव और तथा व्यभिचार निर्वेद आदि व्यभिचारी भावों से परिपुष्ट होता हुआ स्थायी भाव रस रूप में परिणत रस की निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव की स्थायी भाव है जो आलम्बन और उद्दीपन विभावों से तथा कटाक्ष भुजाक्षेप आदि अनुभवों से और निर्वेद आदि संचारी भावों से परिपुष्ट होता हुआ उसकी रस की निष्पत्ति होती है। अब रस निष्पत्ति इस निष्पत्ति का अर्थ विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने तरीके से निकाला और व्याख्याएं प्रस्तुत की और ये स्पष्ट किया कि रस की निष्पत्ति कहाँ होती है। रस कहाँ होता है आखिर? वो नट में होता है या अनुकारी में होता है या अनुकर्ता में होता है या सामाजिकों में होता है? विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने तरीके से व्याख्या प्रस्तुत की। तो इसमें भट्ट लोलट प्रथम स्थान पर आते हैं। भट्ट लोलट के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार की गई। आज हम भट्ट लोलट के द्वारा भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या का अध्यापन कराएंगे। वो इस अनुसार है: एतत् विवृणवते विभावै ललनोद्यानादिभिः आलम्बन उद्दीपन कारणै नृत्यादिको भावो जनितः अनुभावै कटाक्ष भुजाक्षेप प्रभृतिभिः कार्यै प्रतीतियोग्यः कृतः व्यभिचारिभिः निर्वेदादिभिः सहकारिभिः उपचितो मुख्यया वृत्त्या रामाद् अनुकार्ये तद्रूपता अनुसंधान नर्तको अपि प्रतीयमानो रस इति भट्ट लोलट प्रवृत्ति। भट्ट लोलट आदि आचार्यों ने जो निष्पत्तिवाद का समर्थन करें, उन आचार्यों ने अर्थात आचार्य भट्ट लोलट ने इस तरह व्याख्या की है भरत मुनि के रस सूत्र की कि विभावै ललना उद्यान आदि भी, ललना आलम्बन विभाव और उद्यान आदि उद्दीपन विभावों से स्थायी भाव ललना आदि आलम्बन और उद्यान आदि उद्दीपन विभाव के द्वारा आदि कारणों से तथा रत्यादि भाव जो रति आदि भाव हैं वो आलम्बन और उद्दीपन आदि विभावों से जनिते पैदा हुआ उत्पन्न हुआ तथा अनुभवी कटाक्ष भुजाक्षेप प्रवृत्ति भी कटाक्ष भुजाक्षेप आदि अनुभवों से वह तत्कार्य प्रतीति योग्य होता हुआ तथा व्यभिचारी भी निर्वेद आदि भी सहकारी भी तथा व्यभिचारी भावों से निर्वेद आदि व्यभिचारी भावों से सहकारी भावों से वो प्रकट होता हुआ मुख्यतया वृत्त्या रामादि अनुकार्य, वह रामादि अनुकार्य में रामादि अनुकार्यों में उत्पन्न हुआ रस की निष्पत्ति हुई और तद्रूपताम अनुसंधानात् और उनकी की अनुकार्य में विशिष्टता के कारण और अनुकरण की विशिष्टता के कारण नर्तकों की अनुकरण की विशिष्टता के कारण प्रतीयमानो रसी इत भट्ट लोलटे। तो रस है जो प्रति उनमें सामाजिकों के द्वारा रस उनमें प्रतीयमान होता है, रस की उनमें प्रतीति होती है। ये आज भट्ट लोलट ने व्याख्या प्रस्तुत की कि वहाँ रस की प्रतीति उनमें नर्तक इत्यादि में होती है, जबकि वो रस है जो स्थायी भाव है वो मुख्य रूप से अनुकार्य
राम आदि में होता है। तो आचार्य भट्ट लोलट के अनुसार रस अनुकार्य राम आदि में उत्पन्न होता है, और जो अनुकर्ता नट आदि हैं उनमें उसकी प्रतीति होती है, जो उसका अनुभव सामाजिक करते हैं। तो आचार्य भरतमुनि का रस सिद्धांत विभाव अनुभाव व्यभिचार संयुगात रस निष्पत्ति, इसकी व्याख्या करने वालों में भट्ट लोलट प्रथम स्थान पर हैं। भट्ट लोलट के अनुसार नायक नायिका को अनुभूत होने वाला स्थायी भाव, और निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति, कि जो नायक नायिका को अनुभव हो रहा है स्थायी भाव, उसका अर्थ है उत्पत्ति। निष्पत्ति जो भरतमुनि ने निष्पत्ति अर्थ दिया है, उसका अर्थ भट्ट लोलट ने उत्पत्ति किया है, अर्थात वो स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसकी उत्पत्ति होती है। इधर निष्पत्ति का अर्थ दिया है उत्पत्ति। इसे रसोत्पत्तिवाद भी कहा जाता है। इस व्याख्या के अनुसार आचार्य इसे रसोत्पत्तिवाद कहते हैं कि इसकी रस की उत्पत्ति होती है राम आदि अनुकारी, जिसका अनुकरण किया जा रहा है उसमें। इस व्याख्या के अनुसार रस रूप स्थायी भाव राम आदि के हृदय में होता है। रस जो स्थायी भाव है राम आदि के हृदय में है, जब उसका अनुकरण, किंतु जब कोई अभिनेता राम का अभिनय करता है, तब सामाजिक जन उसमें रामत्व का आरोप कर लेते हैं। जो सामाजिक हैं, दर्शक हैं, श्रोता हैं या पाठक हैं, उसमें रामादि समझने लगते हैं। जैसे रज्जु को सर्प समझ लो, यदि कोई रस्सी पड़ी है और उसको हम सांप समझकर डर जाएं, बस ऐसा ही होता है कि हम अनुकर्ता जो नर्तक हैं, नाट्य जो करते हैं, मंचन करते हैं, वो इतनी कुशलता से करते हैं कि हम उसमें रामादि रति नाट्यादि नैपुण्य के द्वारा नटादि में भाषित होने लगती है। वो राम इत्यादि का जो रोल है इतनी निपुणता से करते हैं कि उसमें ही हमें राम आदि दिखाई देने लगता है, और उसमें सहृदय सामाजिकों के हृदय में एक विशेष चमत्कार का अनुभव कराती है। यही रस है। यद्यपि रस की उत्पत्ति अनुकारी रामादि में होती है, नट या नर्तक जिसका अनुकरण करता है उनमें रस की उत्पत्ति होती है, रस वहाँ उत्पन्न होता है। लेकिन क्योंकि अनुकर्ता नट आदि इतनी कुशलता से अनुकरण करते हैं कि सामाजिकों को, सहृदयजनों को उसी में उसकी अनुकार्य की प्रतीति होने लगती है। ये भट्ट लोलट के अनुसार है। तो भट्ट लोलट के अनुसार मुख्य रूप से रस या स्थायी भाव रामादि में रहते हैं। जो रस था वो रामादि में था, जिसका अनुकरण किया गया उसमें था। अनुकर्ता नट में उसका अनुभव हुआ करता है, केवल उसमें प्रतीतिगत सामाजिक गण नट में अनुकर्ता में उसकी प्रतीति करते हैं। और दूसरा, नट के नाट्य नैपुण्य से सामाजिकों को नट में रामत्व का आभास होने लगता है। और भट्ट लोलट के अनुसार रति आदि स्थायी भाव ही रस हैं। वो कहते हैं कि रति आदि स्थायी भाव वही रस हैं जो अनुकार्य राम आदि में रहता है, सामाजिकों में नहीं, न ही अनुकर्ता में। उनके अनुसार अनुकार्य जो राम आदि हैं वहाँ स्थायी भाव है, और वो हम जब अनुकर्ता उसका अनुकरण करता है उसमें प्रतीति होने लगती है, तथा सामाजिकों में उसका आभास होता है। उसके अनुसार रामादि में ही रस निष्पत्ति होती है, सामाजिक में नहीं। अब इस मत में जो कुछ दोष हैं, इस 10 मत की जो समीक्षा है वो आचार्य धनंजय ने प्रस्तुत की। आचार्य धनंजय के अनुसार इस मत को तर्क सम्मत क्यों नहीं माना जा सकता। उसके अनुसार है कि नाटक के समय अनुकारी रामादि वहाँ होते ही नहीं। जब नाटक होता है, जो अनुकारी रामादि हैं या कृष्ण आदि हैं, जिनका अनुकरण किया जा रहा है, जिनका नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ये कहा गया लोलट के अनुसार कि अनुकारी रामादि में रस की निष्पत्ति होती, उत्पत्ति होती। तो वो अनुकर्ता तो यहाँ था ही नहीं, फिर उत्पत्ति किस में होगी? सामाजिकों को रस की अनुभूति कैसे हुई? तो इसलिए यह मत है जो तर्कसम्मत नहीं है। उनके अनुसार रसास्वादन के लिए काव्य नहीं लिखा जाता। तो रसास्वादन काव्य जो लिखा जाता है वह सामाजिकों के रसास्वादन के लिए लिखा जाता है। वह अनुकारी रामादि कृष्ण आदि के रसास्वादन के लिए नहीं लिखा जाता। और यदि रस
अनुकारी में होता तो सामाजिकों को रस की अनुभूति कैसे हो पाती, वो तो उन्हीं को हो पाती, अनुकारी राम आदि को। इसलिए ये मत है जो तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। और यहाँ जो रस की रसोत्पत्ति, रस निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति दिया है, ये उत्पत्ति भी उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। इस भट्ट लोलट के जो व्याख्या है भरत मुनि के सूत्र की निष्पत्ति की, इसकी मुख्य रूप से बातें ये, भट्ट लोलट के अनुसार जो रस है जो अनुकारी रामादि में होता है, नर्तकों में प्रतीति होती है और सामाजिक गण उसका आभास करते हैं, उसमें एक चमत्कार महसूस करते हैं, और स्थायी भाव ही रस है, यही है। और निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति भट्ट लोलट ने लगाया है। ये मुख्य बातें हैं। धन्यवाद।